हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं हितेश गोयवाल अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट एमपी पुलिस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं एक विषय के साथ जो कि आपको आगामी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत सहायता दिलाएगा। और ये विषय एलिजिबल होगा आपके जो विभिन्न स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम, एसएससी की कोई सी भी एग्ज़ाम और एनडीए सीडीए फोर्स से संबंधित। आइए देखते हैं। विषय छोटा है लेकिन इसका वेटेज बहुत ही है। आइए शुरुआत करते हैं हम साइंस विषय की। इस साइंस को जो है हम विज्ञान कहते हैं और साइंस में मेनली हम 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। ये सब्जेक्ट्स आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसमें हम आज बायोलॉजी विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं। बायोलॉजी, और इस बायोलॉजी को जो है हम जीव विज्ञान कहते हैं। साइंस की मुख्यतः 3 शाखाएं होती है या 3 विषय होते हैं इसके मेनली, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें हमने आज बायोलॉजी विषय की शुरुआत की। और दोस्तों हमने बायोलॉजी विषय की ही आज शुरुआत इसलिए की है क्योंकि ये विषय इंटरेस्टिंग है, टेक्निकल है, छोटा है और इस विषय से कोई सी भी प्रतियोगिता परीक्षा में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। मतलब छोटा सब्जेक्ट है लेकिन अच्छा वेटेज रखता है। और एमपी पुलिस, पटवार, जेल पुलिस, इसमें 10 से 15 नंबर के जो क्वेश्चन है वो देखने को साइंस से मिलते हैं। उसमें से 8-9 क्वेश्चन इस जीव विज्ञान से मिल जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों साइंस के अंदर आता है बायोलॉजी, और यहाँ पर जो मैंने लिखा है बायोलॉजी, ये जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ये जो शब्द लिखा मैंने ये ग्रीक भाषा का शब्द है। और बायोलॉजी ये जो टर्म लिखी है इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है लेमार्क और ट्रेविनेनस। लेमार्क और ट्रेविनेनस ने इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ये जो बायोलॉजी में यहाँ पर मैंने लिखा बायो, इसका मतलब होता है लिविंग, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है लॉजी, इसका मतलब होता है टू स्टडी। इसका मतलब होता है टू स्टडी। और आपको मालूम है कि भाई लिविंग का मतलब क्या होता है, तो भाई लिविंग का मतलब होता है सजीव, और टू स्टडी का मतलब का अध्ययन करना, का अध्ययन करना। तो हमें यहाँ से मालूम पड़ गई है कि भाई जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीवों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीवों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पर हमें एक टर्म देखने को मिलेगी सजीव। सजीवों का अध्ययन किसमें करेंगे भाई? बायोलॉजी में करेंगे। अब सजीव किसे कहते हैं? व्हाट इज डेफिनेशन बिटवीन अ लिविंग? सजीवों की परिभाषा क्या होगी? तो सजीव हम उन्हें कहेंगे जिसके अंदर 5 से 6 मुख्यतः कैरेक्टर्स, लक्षण पाए जाते हैं, उनको हम सजीव कहते हैं। और ये लक्षण कौन से हैं तो आइए देखते हैं। भाई जो सजीव होंगे उनमें समय के साथ वृद्धि होगी, समय के साथ वृद्धि होगी। उसके बाद इनमें पोषण की प्रक्रिया होगी, मतलब भाई समय के साथ वृद्धि होगी तो कुछ खाने की आवश्यकता होगी। और इनके अंदर सर्जन, श्वसन और परिसंचरण, ये 5 लक्षण जो प्रदर्शित करेगा उन सभी प्रकार के मटेरियल्स को हम सजीव कहते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें एक आम मनुष्य के अंदर होती हैं और सभी प्रकार के जीवधारियों में जो जीवित अवस्था में है उसके अंदर ये जो लक्षण मैंने लिखे हैं 5 प्रकार से जो सिम्टम्स है वो प्रदर्शित करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि वे सब क्या है? सजीव है। आप बेसिक सी चीज़ें, छोटी सी सामान्य चीज़ें वैसे आपके एक क्विक रिविजन के लिए है। उसके बाद हम हमारे मेन चैप्टर पर आएंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई
इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी प्रकार के जीवधारी हैं, या समुद्र के अंदर या जलीय जीव या जो भी जल के अंदर पाए जाते हैं, जितने भी प्रकार के जीव है, चाहे जल में रहे चाहे स्थल में रहे या जल और स्थल दोनों में रहे या नभ में रहे, जो जो इन लक्षणों को प्रदर्शित करता है उनको हम सजीव कहते हैं। तो हमने यहाँ से देखा कि भाई सभी प्रकार के जो जीवधारी है वो कौन है, सजीव। तो मैं यदि आपसे पूछ लूँ कि यार भाई ये बताइए आपकी क्या जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं तो क्या वे भी सजीव है? तो आपके मन में हो सकता है कोई शंका हो, और उसी शंका को मैं अभी मिटा देता हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि भाई पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं, और हमने अभी अभी पढ़ा है कि भाई जो भी सजीव होगा तो उनके ऊपर ये नियम या ये भी 5 जो रूल लिखे हैं, 5 लक्षण है वो अप्लायबल होने चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसे अप्लाई होते हैं। तो पहला अप्लाई करके देखते हैं कि भाई जो पेड़ पौधों में भी समय के साथ वृद्धि होती है, तो हाँ सर बिल्कुल होती है। उसके बाद पोषण की प्रक्रिया, तो हाँ होती है। कैसे? तो इस प्रकार से कि जो हम जैसे छोटी कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं या सामान्य हमें मालूम भी है कि भाई जो पेड़ पौधे होते हैं वह सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल वर्णक की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो अपने भोजन का निर्माण करते हैं, तो पेड़ पौधे भी पोषण की आवश्यकता होती है और वो पोषण को लेते हैं। उसके बाद उत्सर्जन। अब उत्सर्जन से तात्पर्य ये है दोस्तों कि हम यदि मनुष्यों में बात करें या किसी भी जीवधारी में बात करें, तो उत्सर्जन से हम ये समझेंगे किसी भी जीव के अंदर बनने वाले हानिकारक पदार्थों का बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है उसको हम उत्सर्जन कहते हैं। मैंने कहा है कि किसी भी जीवधारी में जो उसके अंदर हानिकारक या टॉक्सिक एलिमेंट बनते हैं, उन एलिमेंटों का बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम उत्सर्जन कहते हैं। तो आप जैसे कि हमारे अंदर से बहुत सारी चीज़ें बाहर निकलती है, उत्सर्जित पदार्थ। हमारे उत्सर्जित पदार्थों की बात करें तो हमारे शरीर से पसीना बाहर निकलता है, मलमूत्र बाहर निकलता है, और इसी प्रकार से अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के जो उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकलता रहता है। और तो जो पेड़ पौधे होते हैं, तो हमारी समस्या है कि भाई पेड़ पौधों में कौन सा उत्सर्जित पदार्थ होता है। तो एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक बम्बुल के पेड़ होते हैं, बम्बुल के। तो इन बम्बुल के पेड़ों में से क्या होता है कि एक लिक्विड फॉर्म में गोंद निकलता रहता है, बम्बुल, आम, नीम, इनमें से एक लिक्विड निकलता रहता है। तो भाई वो इनका जो एक्स्ट्रा पदार्थ है, जो उत्सर्जित पदार्थ है, तो वही तो उसके उत्सर्जित पदार्थ के रूप में बम्बुल से गोंद बाहर निकलता है। और आपने देखा होगा कि दक्षिणी राज्यों में वो इसके रबड़ के पेड़ होते हैं, तो इस रबड़ के पेड़ से इसमें भी लिक्विड के फॉर्म में रबड़ बाहर निकलता रहता है, और फिर उसमें विभिन्न प्रकार के फास्फोरस वगैरह डाल के रबड़ को फिर जो मजबूत कर देती है। हम बाद में पढ़ेंगे। हमको अभी ये देखना है कि भाई जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, और उनके अंदर भी बहुत सारे हानिकारक पदार्थ होते हैं, तो वो उनमें से बाहर निकलते हैं। अगला आता है श्वसन। तो श्वसन की प्रक्रिया हमारे अंदर होती है, बिल्कुल होती है। कैसे होती है? तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमारे शरीर से बाहर निकल देते हैं। और इसी प्रकार की एज इट इज प्रक्रिया श्वसन की, रेस्पिरेशन की अलग अलग प्रकार के जीवों में होती है। हो सकता है कि वो किन्हीं अलग प्रकार की गैसों को ले, या फिर उनमें विशिष्ट प्रकार के जो लक्षण पाए जाते हैं। तो उसी प्रकार से पेड़ पौधों के अंदर भी श्वसन की प्रक्रिया होती है। और पेड़ पौधे क्या करते हैं? तो सर जी, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, CO2 गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। और लास्ट बचता है परिसंचरण। तो मनुष्यों के या सभी प्रकार के जीवधारियों के शरीर में जो खून होता है, या फिर जो खनिज पदार्थ होता है, या फिर जो पानी होता है, जो भोजन होता है, वो एक अंग से दूसरे अंग तक संचरित होता है। और अपने मनुष्यों की बात करें तो धमनियों और शिराओं के माध्यम से और विभिन्न प्रकार के ऊतकों के माध्यम से संचरित होता है। तो उसी प्रकार से जो पेड़ पौधे होते हैं, इनमें 2 ऊतक पाए जाते हैं, जिनका नाम है जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। तो इन्हीं दोनों ऊतकों के माध्यम से पेड़ पौधों में परिसंचरण का कार्य पूर्ण होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो मनुष्य या सभी जीवधारियों के साथ साथ सभी प्रकार के जो पेड़ पौधों में होते हैं, उनमें अगर ये सारे लक्षण पाए जाते हैं, ये सारे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, तो वह सभी भी क्या होंगे? सजीव होंगे। जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों विशेष प्रकार के ऊतक है। और अलग अलग पेड़ पौधों में कुछ विशिष्ट पेड़ पौधे होते हैं, उनमें इनके अलावा और भी ऊतक पाए जाते हैं। तो इसका अध्ययन हम आगे करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई जो बायोलॉजी है, इस शब्द का प्रयोग किया था, सिर्फ इन्होंने क्या इस शब्द को पढ़ा था
और इन्होंने जब पढ़ा तो इन्होंने कहा कि भाई ये जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का है। अब यदि मैं आपसे पूछ लूँ कि जीव विज्ञान की मुख्य शाखाएं कौन सी है, सुनिएगा मेरा क्वेश्चन मैं पूछ ली थी आपसे कि जीव विज्ञान की मुख्य शाखाएं कौन सी, तो आप बोल रहे हैं कि सर जीव विज्ञान की 2 मुख्य शाखाएं होती है, तो कौन सी होती है, तो वो होती है, एक होते हैं जूलॉजी, एक होती है जूलॉजी और एक होती है बॉटनी। इस बॉटनी को हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। इस बॉटनी को इधर लिख देता हूं मैं, इस बॉटनी को हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। और इस जूलॉजी को हम बोलते हैं जंतु विज्ञान, इसको हम बोलते हैं जंतु विज्ञान। मैंने पूछा है कि भाई बायोलॉजी की मुख्य कितनी शाखाएं होती है, ये मुख्य शाखाएं कितनी होती है, तो 2 होती है, एक होती है जूलॉजी और दूसरी होती है बॉटनी। और यही यदि मैं आपसे पूछ लूँ कि जीव विज्ञान की अधिकतम, ये जीव विज्ञान की कुल कितनी शाखाएं होती है, मोर देन ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी, जीव विज्ञान की कुल कितनी शाखाएं होती है, तो जीव विज्ञान की टोटल कुल 55 से भी अधिक शाखाएं होती हैं। अब आप बोलेंगे कि सर हमने 55 के नाम तो नहीं सुने, तो मैं आपको 2-3 के एग्जाम्पल देता हूँ और उसके बाद जितनी भी क्लासें लूँगा 2-3 क्लासें, मतलब 2-3 शाखाएं इनकी रोज़ हम याद करने की भी कोशिश करेंगे और इनको मतलब पुरानी और अगली क्या ऐसे मतलब अपने 15 से 20 लेक्चर होंगे जीव विज्ञान के, तो हम कोशिश करेंगे कि 55 से भी अधिक जितनी भी शाखाएं इनको कवर अप कर लें। अभी हम 2-3 की बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। जो जीव विज्ञान की कुल 55 से भी अधिक शाखा होती है, तो मैं भाई बोल दूँगी, एक होती है माइक्रोलॉजी, एक होती है माइक्रोलॉजी, एक होती है फाइकोलॉजी, एक होती है न्यूरोलॉजी, एक होती है डेंड्रोलॉजी, अभी मैंने बताया कि भाई लॉजी का मतलब क्या होता है, तो टू स्टडी, और टू स्टडी का मतलब क्या होता है, तो का अध्ययन करना। अब माइकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है, उस ब्रांच को जो माइकोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम फाइकोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें न्यूरॉन तंत्रिकाओं का या तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है, उसको हम न्यूरोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान की उस शाखा को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। और इस प्रकार से 55 से भी अधिक शाखाएं हैं, जैसे कि भाई अस्थियों का अध्ययन करते हैं तो उसको हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, जैसे कि आंखों का अध्ययन किया जाता है तो उसको हम ओपेंथोलॉजी कहते हैं। और इस प्रकार से बहुत सारी शाखाएं, तो अभी आप 4 को याद करिए, नेक्स्ट क्लास में 4 और को याद कर लेंगे। हम इधर बात कर रहे थे कि भाई जीव विज्ञान की कुल 55 से भी अधिक शाखाएं होती हैं और जीव विज्ञान की 2 मुख्य शाखाएं होती हैं, और इन दोनों मुख्य शाखाओं में से एक होती है जंतु विज्ञान और दूसरी होती है वनस्पति विज्ञान, जिसको हम बॉटनी कहते हैं। अब जंतु विज्ञान के जो जनक है या फादर ऑफ जूलॉजी हम अरिस्टोटल या अरस्तु को कहते हैं। अरस्तु को जंतु विज्ञान के जनक या जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। और इसी प्रकार से यदि इधर बात करें तो वनस्पति विज्ञान के पिता या बॉटनी के जनक या फादर ऑफ बॉटनी थियोफेस्टस को कहा जाता है। थियोफेस्टस जी को जो बॉटनी के या वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है। अब आपके मन में भी ये क्वेश्चन उठ रहा होगा और मेरे मन में भी उठ रहा है, मैं बता देता हूँ कि भाई थियोफेस्टस को ही बॉटनी का जनक क्यों कहा जाता है, थियोफेस्टस को माइकोलॉजी का जनक क्यों नहीं कहा गया, या फिर थियोफेस्टस को जंतु विज्ञान का जनक क्यों नहीं कहा गया, या फिर जो अरस्तु है इसको माइकोलॉजी का या बॉटनी का जनक क्यों नहीं कहा गया। तो भाई को इसलिए नहीं कहा गया कि जो भी व्यक्ति जिस क्षेत्र में कुछ न कुछ उपलब्धियां हासिल करता है, कुछ अधिक से अधिक शोध करता है और उसके ऊपर कुछ न कुछ ज़्यादा कार्य कर लेता है और कुछ उपलब्धियां हासिल कर लेता है, तो उसको हम उसके क्षेत्र में पिता कह देते हैं। तो उसी प्रकार से जो भाई जो ये अरस्तु है, तो अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। और कारण इसका ये है कि अरस्तु जी ने क्या
देखो नाम से स्पष्ट है कि जंतु, और यहाँ पर वनस्पति नाम से स्पष्ट हो रहा है कि भाई यहाँ पर पेड़ पौधों की बात करेंगे। यदि हम बॉटनी पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम पेड़ पौधों की बात करेंगे, और जंतु विज्ञान पढ़ेंगे तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जंतुओं की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कि भाई जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को ही क्यों कहा गया। तो दोस्तों इसलिए कहा गया क्योंकि जो अरस्तु थे इन्होंने क्या किया कि 500 से अधिक जीवधारियों, मोर देन 500 से अधिक जीवधारियों के लक्षणों का अध्ययन किया, जीवधारियों का अध्ययन किया और उनके लक्षणों के ऊपर शोध किए गए, और उन शोध के या फिर उनके लक्षणों को एक पुस्तक के अंदर रखा गया, जिस पुस्तक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। एनिमल का मतलब क्या होता है तो दोस्तों जंतु होता है, और जंतुओं से संबंधित पुस्तक किसने लिखी थी, अरस्तु ने लिखी थी। तो हम याद रख रहे हैं कि भाई जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है, क्योंकि अरस्तु जी ने 500 से अधिक जीवधारियों का अध्ययन किया और उन्हें एक पुस्तक में रखा गया, जिस पुस्तक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। तो भाई इधर भी हम यदि बात करें कि भाई बॉटनी या वनस्पति विज्ञान के जो जनक है, बॉटनी या वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो थियोफेस्टस जी को क्यों कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि 500 से अधिक पेड़ पौधों का अध्ययन किया, और उन पौधों के लक्षणों को एक पुस्तक के अंदर रखा गया, जिस पुस्तक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। द हिस्टोरिया ऑफ द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। इसलिए थियोफेस्टस जी को वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है। अब ध्यान से देखना भाई, हमने जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफेस्टस को कहा। अब यदि मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई इन दोनों में से महत्वपूर्ण कार्य किसका है, मतलब ज़्यादा कठिन कार्य किसका है, तो आप बोलेंगे कि सर जो वनस्पति होती हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वो एक ही जगह स्थिर होते हैं, लेकिन जो जीवधारी होते हैं वो कुछ जल में पाए जाते हैं, कुछ स्थल में पाए जाते हैं, और कुछ मतलब अलग अलग प्रकार की प्रकृति होते हैं, कुछ भयावह खतरनाक भी होते हैं और कुछ आपकी तरह भी होते हैं। मतलब आपकी तरह तो नहीं होते हैं, कहने का तात्पर्य है कि मतलब नटखट प्रकृति के होते हैं। तो इस प्रकार से जो कुछ जीवधारी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, तो जो जंतु विज्ञान के जो जनक है अरस्तु, इनको ही हमने बायोलॉजी या जीव विज्ञान के जनक कहा गया है। जो जंतु विज्ञान के जनक है अरस्तु, इन्हीं को हमने बायोलॉजी के जनक कहा गया है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी भी कौन हो गए, तो अरस्तु। और क्यों हो गए, क्योंकि अरस्तु के जो पिता है, क्योंकि इन दोनों में से सबसे महत्वपूर्ण कार्य इनका था, इसलिए जो जंतु विज्ञान के जनक है उन्हीं को हमने बायोलॉजी या जीव विज्ञान के जनक कहा गया है। दोस्तों आज जो हमने पढ़ा है ये जीव विज्ञान का सामान्य परिचय है, एक इंट्रोडक्शन है। कल से हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सेल या कोशिका, सेल या कोशिका। और ये जो चैप्टर है कोशिका, यहाँ से लगभग किसी भी प्रकार की जो परीक्षा है वहाँ पर 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने में मिल जाते हैं। और आज जो हमने पढ़ा है यहाँ से हमारे कौन से क्वेश्चन बनते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, और यहाँ से कौन से क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। यदि हम बात करें कि भाई हमने इतना पढ़ा है तो यहाँ से हमारे कौन से क्वेश्चन जनरेट होते हैं, तो सुनिए। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन जनरेट होंगे कि भाई जो बायोलॉजी है, ये जीव विज्ञान है, वो किस भाषा का शब्द है। तो आप बोल देंगे कि सर ये ग्रीक भाषा का शब्द है। और जो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग या इस टर्म का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो वैज्ञानिक थे जिनका नाम है लेमार्क एंड ट्रेवेलियस। और बायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है, तो बायोलॉजी के जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। और उसके बाद यदि हम बात करेंगे भाई जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है, तो जीव विज्ञान की 55 से भी अधिक शाखाएं होती हैं। और जीव विज्ञान की मुख्यतः कितनी शाखाएं होती है, तो जीव विज्ञान की मुख्यतः 2 शाखाएं होती हैं। तो कौन सी, तो बॉटनी और जूलॉजी। और जो वनस्पति विज्ञान है उसके पिता कौन है, तो थियोफेस्टस जी वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। और एक होते हैं ये अपने जूलॉजी, जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु।
और अरस्तु को जंतु विज्ञान के जनक क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने 500 से अधिक जीवधारियों का अध्ययन किया और उनके लक्षणों को एक पुस्तक के अंदर लिखा गया या रखा गया, जिस पुस्तक का नाम क्या था? द हिस्टोरी ऑफ एनिमिलिया। और वनस्पति विज्ञान से संबंधित थियोफेस्टस जी की पुस्तक का नाम क्या है? तो द हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरियम। ये इतने सारे क्वेश्चन जो आज हमने पढ़ा है यहाँ से जनरेट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना आज हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा और आप इस वीडियो को अच्छे से मुझे आपके समझ में आया होगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यदि आपको पसंद नहीं आया हो तो बिल्कुल आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं, ताकि हमें भी तो मालूम पड़े। ठीक है, अगर मेरी भाषा शैली में कुछ शब्द गलत निकल गए तो उसके लिए सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद।